नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। क्रूज भारत मिशन CBM शुरू किया गया। भारत ने विश्व का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल MLLM भारत जेन लॉन्च किया। चौथी ग्लोबल बायो इंडिया समिट में इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण ASI जारी किया गया। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के तहत थीमेटिक हब्स की स्थापना की घोषणा की गई। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी MOHUA ने जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। क्रूज भारत मिशन CBM शुरू किया गया। इस मिशन को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। खबर की शुरुआत में क्रूज भारत मिशन यानी CBM के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इसका उद्देश्य भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाना और देश को अग्रणी वैश्विक क्रूज डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना है। साथ ही इसका उद्देश्य 5 वर्षों के भीतर यानी 2029 तक क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को दोगुना करना है। हालांकि 2024 में क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगभग 4.6 लाख रहने का अनुमान है। इसके तहत क्रूज कॉल की संख्या को 2024 के लगभग 254 से बढ़ाकर 2030 तक 500 तक यानी लगभग 2 गुना करना है। इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। चरण 1 2024 से 2025। इसके तहत पड़ोसी देशों के साथ क्रूज अलायंस बनाने आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चरण 2 2025 से 2027। इसमें नए क्रूज टर्मिनल, डेस्टिनेशन आदि विकसित किए जाएंगे। चरण 3 2027 से 2029। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में सभी क्रूज सर्किट्स को एकीकृत किया जाएगा। अब इस मिशन से संबंधित 5 रणनीतिक स्तंभ क्या क्या है ये जान लेते हैं। पहला स्तंभ है संधारणीय अवसंरचना और पूंजी। इसमें अवसंरचना संबंधी कमियों को पूरा किया जाएगा। दूसरा स्तंभ है तकनीक आधारित परिचालन। इससे समग्र रूप से क्रूज संबंधी परिचालन सुगम हो जाएगा। अगला स्तंभ है विनियामक, राजकोषीय और वित्तीय नीति। इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन नीति तैयार की जाएगी। इसके बाद है क्रूज प्रोत्साहन और सर्किट एकीकरण, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। और अंतिम स्तंभ है क्षमता निर्माण और आर्थिक शोध, जो कौशल विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब 3 प्रमुख क्रूज सेगमेंट्स क्या क्या है ये भी समझ लेते हैं। पहला है ओशन और हार्बर क्रूज सेगमेंट। इसमें डीप सी व कोस्टल क्रूज, ओशन क्रूज, हार्बर पर आधारित यॉटिंग और सेलिंग क्रूज आदि शामिल है। इसके बाद है नदी और अंतर्देशीय क्रूज सेगमेंट, जिसमें नहरों, बैकवाटर, क्रिक्स व झीलों पर आधारित नदी एवं अंतर्देशीय क्रूज शामिल हैं। और अंत में है आइलैंड क्रूज सेगमेंट। इसमें अंतर्द्वीपीय क्रूज, लाइट हाउस टूर आदि को शामिल किया गया है। खबर के अंत में इस मिशन का क्या महत्व है ये भी जान लेते हैं। क्रूज सेक्टर में इससे आने वाले बदलावों से 4 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सर्किट्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास से समुद्री व्यापार आदि के लिए भी लाभ उठाया जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत ने विश्व का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल MLLM भारत जेन लॉन्च किया। भारत जेन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यह भारत के मेकिंग AI इन इंडिया और मेकिंग AI फॉर इंडिया के लक्ष्य के अनुरूप है। खबर की शुरुआत में भारत जेन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका उद्देश्य जनरेटिव AI सिस्टम का सृजन करना है। यह सिस्टम अलग अलग भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले स्पीच सहित टेक्स्ट और मल्टी मॉडल कंटेंट उत्पन्न कर सकता है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय अंतः विश्व साइबर भौतिक प्रणाली मिशन NMICPS के तहत IIT बॉम्बे है। अब इसकी विशेषताएं भी जान लेते हैं। पहली विशेषता है भारतीय डेटा सेट पर आधारित निर्माण और प्रशिक्षण।
यह मॉडल भारत केंद्रित डेटा को एकत्र और क्यूरेट करेगा। इससे विदेशी एआई मॉडल्स पर निर्भरता कम होगी। बहुभाषी और बहुविध प्रकृति भी भारत जेन की एक बेहतरीन विशेषता है, जो देश की विविध भाषाओं, बोलियों और सांस्कृतिक संदर्भों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। और साथ ही यह एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो सभी नागरिकों के लिए सुलभ होगा। यह औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और समावेशी तकनीकी विकास सुनिश्चित करेगा। MLLM और जनरेटिव एआई के बारे में बात करें तो MLLM वास्तव में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLM है, जिन्हें लार्ज डेटा सेट्स पर प्रशिक्षित किया जाता है। इन डेटा सेट्स में टेक्स्ट और नॉन टेक्सुअल डेटा दोनों शामिल हैं। नॉन टेक्सुअल डेटा में इमेज, ऑडियो, वीडियो इत्यादि को शामिल किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि LLM में मशीन लर्निंग का उपयोग होता है। यह मानव भाषाओं या अन्य जटिल डेटा को पहचानने और व्याख्या करने में सक्षम है। इसके इतर जनरेटिव एआई वस्तुतः LLM का सबसे प्रसिद्ध एप्लीकेशन है। जनरेटिव एआई में एल्गोरिदम, डीप लर्निंग मॉडल्स को शामिल किया जाता है। इन मॉडल्स का उपयोग ऑडियो, कोड, इमेज, टेक्स्ट आदि सहित नया कंटेंट बनाने के लिए किया जा सकता है। खबर के अंत में राष्ट्रीय अंतः विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन यानी NMICPS 2018 के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो ये उद्यमशीलता, अनुवाद संबंधी अनुसंधान और CPS प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग जगत, सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाता है। आपको बता दें कि CPS दरअसल नेटवर्क युक्त प्रणालियां हैं, जिनमें कंप्यूटेशनल यानी साइबर भाग भौतिक घटकों के साथ मजबूती से एकीकृत होता है, उदाहरण के लिए स्वायत्त वाहन आदि। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST है। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। चौथी ग्लोबल बायो इंडिया समिट में इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। यह रिपोर्ट जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी BIRAC ने जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय बायो इकोनॉमिक क्षेत्र द्वारा की गई अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाया गया है। बायो इकोनॉमिक या जैव अर्थव्यवस्था में जैविक संसाधनों के ज्ञान पर आधारित उत्पादन और उपभोग किया जाता है तथा संधारणीयता सुनिश्चित करते हुए उत्पाद, प्रक्रियाएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती है। खबर के शुरुआत में इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 में $151 बिलियन तक पहुंच गई। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4.25% का योगदान देती है और 3.3 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। 2030 तक इसके $300 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अब भारत की जैव अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले प्रमुख उपक्षेत्रकों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्षेत्रक है जैव उद्योग यानी बायो इंडस्ट्रियल। इसमें जैव ईंधन, रसायन, जैव प्लास्टिक आदि शामिल है और जैव अर्थव्यवस्था में इसकी लगभग 48% की हिस्सेदारी है। इसके बाद है जैव कृषि यानी बायो एग्री। इसमें BT कॉटन जैसे अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें आदि शामिल है और जैव अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी लगभग 8% है। अगला है बायोफार्मा। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, डायग्नोस्टिक्स आदि शामिल है और जैव अर्थव्यवस्था में इसकी लगभग 36% की हिस्सेदारी है। और अंत में जैव सूचना प्रौद्योगिकी या जैव अनुसंधान सेवाएं। इसमें अनुबंध आधारित अनुसंधान, क्लिनिकल ट्रायल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आदि शामिल है और जैव अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी लगभग 8% है। जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र द्वारा हासिल प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रही है, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले अग्रणी वैश्विक वैक्सीन विनिर्माता। भारत ने WHO द्वारा खरीदी जाने वाली वैक्सीन की 25% आपूर्ति की है और 20% वैक्सीन अफ्रीका को निर्यात की है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। इसके अलावा प्रिसीजन हेल्थ केयर में सफलताएं जैसे हीमोफीलिया ए के लिए देश के पहले जीन थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी गई है। साथ ही बायोटेक स्टार्टअप्स में तेजी से वृद्धि हुई है। 2021 और 2023 के बीच बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर
लगभग 8,500 यानी 59% वृद्धि हो गई है। खबर के अंत में जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मौजूद सरकारी पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग पहल, जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी ने बायो E3 नीति शुरू की है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा यानी आईपी दिशा निर्देश 2023 में सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान के वाणिज्यीकरण में सुधार के लिए नए आईपी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद है गवर्नेंस और संरचनात्मक सुधार। 14 स्वायत्त संस्थानों का विलय करके प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद की स्थापना की गई है। और अंत में है बायो RRAP के साथ विनियमन, जो बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल यानी बायो RRAP जैविक अनुसंधान के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण ASI जारी किया गया। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण ASI प्रमुख आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में विनिर्माण उद्योगों के संगठन, विकास और संरचना में परिवर्तन की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के बारे में समझते हैं। यह सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 के तहत संचालित किया जाता है। इसमें जम्मू और कश्मीर को बाहर रखा गया है, क्योंकि ऐसा सर्वेक्षण जम्मू और कश्मीर सांख्यिकी अधिनियम 2010 के तहत संचालित किया जाता है। इस सर्वेक्षण में प्रमुख उद्योग जैसे कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2M के तहत पंजीकृत कारखाने, बीड़ी और सिगार श्रमिक अधिनियम 1966 के तहत बीड़ी एवं सिगार निर्माण प्रतिष्ठान, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA में पंजीकृत नहीं होने वाले विद्युत उपक्रम और राज्यों द्वारा बनाए गए बिजनेस रजिस्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स BRI में पंजीकृत 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयां आदि को शामिल किया गया है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और सर्वेक्षण के मुख्य तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। सकल मूल्य वर्धित यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA 2021-22 की तुलना में 2022-23 में मौजूदा कीमतों में 7.3% की वृद्धि हुई थी। विनिर्माण GVA के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, उसके बाद गुजरात दूसरे स्थान पर रहा। साथ ही निवेशित पूंजी GVA, रोजगार और मजदूरी जैसे आर्थिक मापदंडों ने निरपेक्ष मूल्य के संदर्भ में महामारी से पूर्व के स्तर को पार कर लिया है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास चालक की बात की जाए तो इसमें मूल धातु, कोक व परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य उत्पाद आदि का निर्माण शामिल है। साथ ही पिछले वर्षों की तुलना में 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में 7.4% की वृद्धि हुई है और इसमें सबसे अधिक रोजगार देने वाले राज्यों में तमिलनाडु और महाराष्ट्र शामिल है। खबर के आखिर में सकल मूल्य वर्धित GVA के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे उत्पाद या आउटपुट के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को घटाकर परिभाषित किया जाता है। ये किसी व्यक्तिगत उत्पादक, उद्योग या क्षेत्र द्वारा GDP में किए गए योगदान की एक माप है। शुद्ध मूल्य वर्धित के विपरीत इसमें पूंजी का मूल्य ह्रास भी शामिल है। आपको बता दें कि GVA में से मूल्य ह्रास को घटाकर शुद्ध मूल्य वर्धन को प्राप्त किया जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के तहत थीमेटिक हब्स की स्थापना की घोषणा की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 4 थीमेटिक हब्स यानी T हब्स की स्थापना की घोषणा की है। इनमें राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 14 तकनीकी समूह शामिल हैं। खबर की बेहतर समझ के लिए चलिए T हब्स के बारे में विस्तार से समझते हैं। ये हब स्पोक स्पाइक मॉडल पर काम करेगा। साथ ही सेंट्रल हब को अनुसंधान परियोजनाओं यानी स्पोक और अलग अलग अनुसंधान समूहों यानी स्पाइक्स से जोड़ने वाला एक सहयोगी नेटवर्क भी बनाएगा। थीमेटिक एरिया और उनके संबंधित संस्थान 4 तरह के हैं। पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग, जिस पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में काम होता है। दूसरा है क्वांटम कम्युनिकेशन से संबंधित अनुसंधान IIT मद्रास में किए जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा है क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी के थीमेटिक एरिया को IIT बॉम्बे क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस के थीमेटिक एरिया का निर्धारण IIT दिल्ली में किया गया है। वहीं इनके महत्व को देखा जाए तो ये भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रकों के विशेषज्ञों को एक साथ लाता है और साथ ही ये अनुसंधान और उद्योग जगत के मध्य जुड़ाव को भी बढ़ाता है। अब थोड़ी जानकारी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के बारे में भी प्राप्त कर लेते हैं।
इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, उसका पोषण करना और उसे आगे बढ़ाना और साथ ही एक समर्थ और नवोन्मेषी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है। ये प्रधानमंत्री की विज्ञान व प्रौद्योगिकी नवाचार सलाहकार परिषद के तहत 9 मिशनों में से एक भी है। इस मिशन की अवधि 2023 से 2031 तक है और इसका लक्ष्य मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर, उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन आदि का विकास करना है। अन्य संबंधित सुर्खियों को देखें और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी QKD के बारे में बात की जाए तो भारतीय थल सेना ने IDEX पहल के माध्यम से क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। IDEX पहल MSMEs, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत नवोन्मेषकों आदि सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देती है। QKD क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर काम करती है। इसके तहत 2 पक्ष रिसीवर और सेंडर आपस में रैंडम सीक्रेट की को साझा करते हैं, जो केवल रिसीवर और सेंडर को ही ज्ञात होती है। यह रैंडम सीक्रेट की का उपयोग अपने मैसेजेस को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए करते हैं। इनमें इंफॉर्मेशन को ऑप्टिकल लिंक पर प्रकाश के क्वांटम पार्टिकल फोटॉन के रूप में भेजा जाता है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जल्द ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया। इसे अमृत 2.0 के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा उपचारित जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले जल्द ही अमृत कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुनर्चक्रण योग्य उच्च गुणवत्ता वाले उपचारित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीवेज उपचार संयंत्रों यानी STPs के प्रबंधन हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना है। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य पहलुओं की ओर देखा जाए तो पहला है क्लीन वाटर क्रेडिट सिस्टम। इससे शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्षमता का विकास होगा और शहरों को अच्छी गुणवत्ता वाले उपचारित जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही STPs को स्टार रेटिंग के आधार पर यानी 3 स्टार से 5 स्टार के बीच प्रमाण पत्र के रूप में क्लीन वाटर क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। ये 6 महीने के लिए वैध होगा। अगला है प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। ये STPs को स्टार रेटिंग या क्लीन वाटर क्रेडिट के आधार पर प्रदान किया जाएगा और साथ ही जल के पुनर्चक्रण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। खबर के आखिर में अमृत 2.0 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है। इसके कार्यकाल को देखें तो इसे 2021 में 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सभी वैधानिक शहरों के सभी घरों में चालू नल कनेक्शन के जरिए जल आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। इसके अलावा अमृत योजना के प्रथम चरण के तहत 500 शहरों में सेप्टेज प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। अमृत 1.0 का शुभारंभ 2015 में किया गया था। इसे चयनित शहरों और कस्बों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी आदि प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है अल्बानिया। इस देश की राजधानी है तिराना। भारत ने अल्बानिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अल्बानिया में एक नए मिशन की स्थापना की है। इसी के साथ अल्बानिया देश की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह बाल्कन प्रायद्वीप में दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। बाल्कन प्रायद्वीप एड्रियाटिक सागर, भूमध्य सागर, एजियन सागर और काला सागर के बीच स्थित है। इसकी भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में मॉन्टेनेग्रो, उत्तर पूर्व में कोसोवो, पूर्व में नॉर्थ मैसेडोनिया और दक्षिण पूर्व में ग्रीस के साथ लगती हैं। वहीं इस देश की समुद्री सीमाएं पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण पश्चिम में आयोनियन सागर से लगती हैं। अब बात करते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। इस देश का मुख्य पर्वत है उत्तरी अल्बानियाई आल्प्स पर्वत, जो कि डिनारिक आल्प्स का विस्तार है। माउंट कोराब इस देश का उच्चतम बिंदु है। जलडमरू मध्य ओट्रांतो एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है और इस देश की प्रमुख नदियां ड्रिन, सेमन और शकुम्बिन हैं।
बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत कजाकिस्तान वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंत 2024 का 8वां संस्करण उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों में छूट यानी RODTEP योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी। इस योजना के अंतर्गत उन निर्यातकों को संबद्ध शुल्क या करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है। इन संबद्ध शुल्कों या करों में शामिल है स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी कर आदि। साइबर स्लेवरी की खबरों के कारण दूरसंचार मंत्रालय 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शन को बंद करेगा। साइबर स्लेवरी आधुनिक शोषण का एक रूप है। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी से लेकर मानव तस्करी तक शामिल होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन हेलेन कमजोर होकर पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन में तब्दील हो गया है। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जिनकी अधिकतम सतही हवाएं 74 मील प्रति घंटे या उससे अधिक होती हैं। हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में उभयचरों की 2 अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियां खोजी गई हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिसंगम पर स्थित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA ने सारथी 1.0 लॉन्च किया है। इसके अलावा उन्होंने कमजोर समुदायों के सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हाल ही में पहली बार एक चट्टानी ग्रह को एक जले हुए तारे की परिक्रमा करते हुए देखा गया है। इस तारे को श्वेत वामन तारा कहा जाता है। श्वेत वामन तारा एक तारकीय कोर है। जब किसी मरते हुए तारे का नाभिकीय ईंधन समाप्त हो जाता है तथा उसकी बाहरी परत अंतरिक्ष में मुक्त हो जाती है, तब उससे एक ग्रहीय नेबुला का निर्माण होता है। इसके बाद तारे का जो भीतरी कोर बचा रह जाता है उसे ही श्वेत वामन कहा जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने निजी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के लिए डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नीति तैयार करने पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में सिग्नल्स को वायु तरंगों के माध्यम से ट्रांसमिट किया जा सकता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।